हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का थीम 8 पीजेंट जमींदार एंड द स्टेट। पीजेंट जमींदार एंड द स्टेट, एग्रेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर। ठीक है, मुगल एम्पायर का एग्रेरियन सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखो, हम लोग को पढ़ना है ड्यूरिंग जब 16th एंड 17th पीरियड में, 16th एंड 17th सेंचुरी में 85% ऑफ द पॉपुलेशन जो था विलेज में रहता था। ठीक है, जब मुगल एम्परर का टाइम था तब 85% पॉपुलेशन रूरल सोसाइटी में रहता था। ठीक है, विलेज में रहता था। इस पूरे चैप्टर में लोग क्या पढ़ना है? कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन। कॉपरेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग द एग्रेरियन सोसाइटी एंड द पीजेंट एंड द मुगल एम्परर। ठीक है, ये पूरा हम लोग को चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीजेंट एंड द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। पीजेंट एंड द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, द बेसिक यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर सोसाइटी क्या था? विलेज था। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ एग्रीकल्चर सोसाइटी क्या होगा? विलेज होगा। जो विलेज में कौन इनहेबिटेंट्स कौन रहेंगे? इनहेबिटेंट्स बाय द पीजेंट हु परफॉर्म द मनीफोल्ड सीजनल फोल्ड, है ना, सीजनल टास्क दैट मेड अप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करेंगे। बेसिक एग्रीकल्चर में को एग्रीकल्चर सोसाइटी में क्या होता है? पीजेंट लोग रहते हैं, विलेज होता है, विलेज में पीजेंट रहते हैं और वो परफॉर्म करते हैं क्या? सीजनल टास्क। सीजनल टास्क मीन्स जैसे सीजन आएगा तो एग्रीकल्चर करेंगे, सीजन आएगा तो हंटिंग करेंगे। ठीक है, इस तरीके से सीजनल टास्क करते हैं दैट मेड अप ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और जिसके कारण पूरे साल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था। ठीक है, तो हम लोग इसको और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो इस तरीके से दे कंट्रीब्यूट देयर लेवल टू द प्रोडक्शन ऑफ एग्रो बेस्ड गुड्स सच एज शुगर एंड ऑयल। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा ये था। अब हम लोग लुकिंग फॉर द सोर्स। अब हमारा सोर्स क्या है? पीजेंट, हम लोग जब पढ़ रहे हैं ना, पीजेंट जमींदार एंड द स्टेट मुगल एम्परर, तो इसका सोर्सेस क्या है? तो हम लोग को सोर्सेस किससे लिए? हम लोग एनी अकबरी से। एनी अकबरी किसने लिखा है? एनी अकबरी किसने लिखा है? अबू फजल ने लिखा है। जो अकबर का कोर्ट हिस्टोरियन था उसने लिखा है एनी अकबरी। ठीक है, एनी अकबरी लिखा है उसने। तो उसका हम लोग को पूरा सोर्स पढ़ेंगे और उससे हम लोग को पूरा चैप्टर के बारे में पता चलेगा क्या क्या है चैप्टर के अंदर। ठीक है, अगर और इसके अंदर मैं आपको बताऊं तो एनी अकबरी जो है, ठीक है, एनी अकबरी, इसमें जो एनी अकबरी है उसके बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे। तो मैं थोड़ा एनी अकबरी के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ठीक है, तो देखो एनी अकबरी के बारे में थोड़ा बताता हूँ आपको। तो ये पूरा ये चैप्टर का नोट्स है। ठीक है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, 85% था ये। देखो, लुकिंग फॉर द सोर्स, ये सब मैं आपको बता दिया। एनी अकबरी, जो अबू फजल ने लिखा था इसको। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? अरेंजमेंट बाय स्टेट टू एंसर कल्टीवेशन। ऐसा अरेंजमेंट किया है स्टेट ताकि कल्टीवेशन आराम से हो पाए स्टेट में। ठीक है, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू बाय द एजेंसी ऑफ स्टेट। स्टेट का जो एजेंसी है, जैसे अकबर ने कुछ एजेंसी को अप्लाई किया होगा तो वो कलेक्शन कर पाए रेवेन्यू को। फिर रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द रूरल मैग्नेट दैट इज जमींदार। और स्टेट और जमींदार के बीच में रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे, अच्छा रिलेशनशिप रहे जिससे स्टेट को फ़ायदा हो। इस तरीके का अरेंजमेंट करके रखा था। ये सब चीज़ किस में लिखा है? ये सब चीज़ एनी अकबरी में लिखा है। ठीक है, अरेंजमेंट बाय स्टेट टू एंसर कल्टिवेशन, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, रेगुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड द जमींदार्स। और इसका सेंट्रल थीम क्या था? विजन ऑफ अकबर एम्पायर वेयर सोशल हार्मोनी वॉज प्रोवाइडेड बाय द स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास। जहाँ पे सोशल हार्मोनी होना चाहिए रूलिंग क्लास में। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग को देखना है यानी अकबरी का। दूसरा रिकॉर्ड, जो दूसरा सोर्सेस है मुगल एम्पायर का, वो क्या है? डिटेल रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जो गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से 17 to 18 सेंचुरी में हम लोग को मिला है। ये सेकेंड रेवेन्यू रिकॉर्ड है, डिटेल रेवेन्यू रिकॉर्ड, जो हम लोग को कहाँ से मिला है? महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से मिला है। ठीक है, एक्सटेंसिव रिकॉर्ड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अब और तीसरा रिकॉर्ड हम लोग कहाँ से मिलता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का जो बहुत सारा रिकॉर्ड है, एक्सटेंसिव रिकॉर्ड है ईस्ट इंडिया कंपनी का, वहाँ से भी हम लोग को मिला है। ठीक है, एक्सटेंसिव रिकॉर्ड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, एग्रेरियन रिलेशनशिप इन ईस्टर्न इंडिया। ठीक है, ईस्टर्न इंडिया में कैसा रिलेशनशिप था अकबर का, तो वो सब हम लोग को ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सटेंसिव रिकॉर्ड देता है। ठीक है, तो वो सब से भी हम लोग, तो ये मेजर 3 सोर्सेस है आपकी बुक में लिखा हुआ। ये 3 सोर्सेस हम लोग पूरा बुक पढ़ने की कोशिश करेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ गए। अब सेकेंड, पीजेंट एंड देयर लैंड। ठीक है, पीजेंट एंड देयर लैंड हम लोग पढ़ते हैं। देखो, पीजेंट को ही रैयत बोलते हैं।
मुगल सोसाइटी में, मुगल एम्परर में पीजेंट को ही रैयत बोलते थे, उसको ही मुजारियन बोलते थे, उसको ही किसान बोलते थे, उसको ही असामी बोलते थे। ठीक है, पीजेंट का ही चार नाम है। पीजेंट को ही रैयत बोलते हैं, मुजारियन बोलते हैं, किसान बोलते हैं और असामी बोलते हैं। ठीक है, तो कहीं मुजारियन लिखा है तो इसका मतलब पीजेंट है, कहीं असामी लिखा है उसका मतलब पीजेंट है। ठीक है, तो पीजेंट मुगल एम्पायर में दो पार्ट में डिवाइड था, एक खुद खास्ता और एक पही खास्ता। ठीक है, एक खुद खास्ता एक पही खास्ता। देखो, खुद खास्ता क्या होता था, रिसिडेंट ऑफ द विलेज इन विच दे हेल्ड देयर लैंड, जहाँ पे जैसे वो एक जैसे एम्परर है, गांव है, वो गांव का खुद रहीवासी है और रहीवासी होके वो वहाँ पे अपने खेत में काम कर रहा है, वो होते थे खुद खास्ता। ठीक है, तो ऐसे याद रखो, खुद वो खुद का रहीवासी और खुद ही अपना खेती कर रहा है, तो ऐसे याद रखो खुद खास्ता। दूसरा है पही खास्ता। पही खास्ता क्या होता था, नॉन रेसिडेंट, मतलब वो गांव के रेसिडेंट नहीं होते थे, वो कहीं दूसरे शहर से आते थे और वहाँ पे खेती करते थे, और वहाँ पे जो भी अनाज उगता था वो ग्रो होता था, वो उसमें से कुछ किंग को देंगे और कुछ खुद रख लेंगे। ठीक है, मतलब ये नॉन रेसिडेंट कल्टीवेटर होते थे। नॉन रेसिडेंट कल्टीवेटर हु बिलोंग्स टू सम अदर विलेज बट कल्टीवेटेड लैंड एल्सवेयर ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वो काम करते थे। ठीक है, तो वो उनको क्या बोलते हम लोग, पही खास्ता। अच्छा, उन लोग ऐसा क्यों करते थे, वाई, वाई इन लोग ऐसा, वाई पही खास्ता लोग दूसरे गांव से आते थे, ये करते थे, तो सिंपल सी बात है, उन लोग को दूसरे गांव में आने का मतलब उन लोग का रहेगा कि वहाँ पे उन लोग को ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन मिल रहा होगा, तो रेवेन्यू इन डिस्टेंस विलेज वे मोर फेवरेबल, है ना, रेवेन्यू ज़्यादा फेवरेबल होगा, इसलिए तो लोग आ रहे इतने दूर से काम करने। दूसरा, आउट ऑफ कंपल्सन फोर्स बाय द इकोनॉमिक डिस्ट्रेस ऑफ ए फेमाइन, समझ लो उनके गांव में कोई डिस्ट्रेस आ गया, कोई फेमाइन आ गया, तो उनको जबरदस्ती दूसरे गांव में आना पड़ता था काम करने के लिए। ठीक है, इसलिए पही कास्ता बहुत इंपॉर्टेंट था मुगल एम्पायर के टाइम। समझ गए? ठीक है, अब देखो, इसी में ही, अब ऐसे पीजेंट गुजरात में, ऐसे पीजेंट जिसके पास 6 एकड़ ऑफ लैंड होता था वो एफ्लुएंट पीजेंट होते थे। एफ्लुएंट मतलब अमीर पीजेंट होते थे। गुजरात में जिसके पास 6 एकड़ से ज़्यादा लैंड होगा तो वो एफ्लुएंट पीजेंट होंगे, अमीर पीजेंट होंगे। वही बंगाल में अगर 5 एकड़ तक लैंड रहेगा, जमीन रहेगा 5 एकड़ तक, तो पीजेंट कैसे होंगे, एवरेज पीजेंट रहेंगे, एवरेज पीजेंट फार्मर रहेंगे। और 10 एकड़ तक रहेगा तो रीच फार्मर रहेंगे, रीच असामी रहेंगे। ठीक है, तो गुजरात में 6 एकड़ रहेगा तो एफ्लुएंट फार्मर है, पीजेंट है। बंगाल में 5 एकड़ रहेगा तो एवरेज, और 10 एकड़ रहेगा तो रीच असामी। ठीक है, अब देखो, कल्टीवेशन वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल ऑनरशिप। देखो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्टीवेशन कैसे हो रहा है, कल्टीवेशन वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल ऑनरशिप। इंडिविजुअल ऑनरशिप मतलब खुद का लोगों के पास लैंड है और वो खेती कर रहे हैं। ठीक है, खुद का लैंड है और वो खेती कर रहे हैं, तो कल्टीवेशन वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इंडिविजुअल ऑनरशिप। उनका खुद का ऑनर, उनका खुद का खेती है, खुद वो कल्टीवेशन कर रहे हैं। पीजेंट लैंड वे बॉट एंड सोल्ड इन द सेम वे एज द लैंड ऑफ अदर प्रॉपर्टी ऑनर्स। जैसा अदर प्रॉपर्टी को जैसे घर वर को कोई बेचता था, वो उसी तरीके से लैंड को भी वैसे ही बेचते थे। तो पीजेंट लैंड वे बॉट एंड सोल्ड इन द सेम वे एज द लैंड ऑफ अदर प्रॉपर्टी ऑनर। जैसे अदर प्रॉपर्टी ऑनर दूसरे अपने लैंड को बेचता था या दूसरे घर को बेचता था, उसी तरीके से लैंड को बेचा जाता था। समझ गए? अब इरिगेशन टेक्नोलॉजी। अब इरिगेशन टेक्नोलॉजी के पहले मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा दिया आपको। देखो, एनी भी मैंने पूरा पढ़ा दिया ये। ठीक है, उसके बाद फिर देखो, पीजेंट एंड द देयर लैंड, इसमें आपको बता दिया। देखो, डिनोट पीजेंट वॉज रैयत मुजारियन, ये सब बता दिया, रैयत मुजारियन। हम लोग किसान इसामी, ये सब किसका है, ये सब पीजेंट, ये सब बता दिया मैं आपको। खुद खास्ता पही खास्ता सब बता दिया। ठीक है, तो मैं बुक से ही बता रहा हूँ, नोट से ही बता रहा हूँ। ठीक है, आपको खुद खास्ता में बता दिया क्या होता है, पही खास्ता बता दिया। ठीक है, पही खुद खास्ता मतलब रहीवासी है, और पही खास्ता मतलब जो दूर के विलेज से आए हैं, पही खास्ता। ठीक है, ये सब बता दिया मैं आपको। ठीक है, उसके बाद फिर कल्टीवेशन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल इंडिविजुअल ओनरशिप बता दिया। ठीक है, और अब हम लोग पढ़ेंगे इरिगेशन एंड द टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब इरिगेशन एंड द टेक्नोलॉजी, इरिगेशन टेक्नोलॉजी, देखो इसका ही नोट्स मैंने बनाया है यहाँ पे। इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी, इरिगेशन टेक्नोलॉजी, देखो यहाँ पे देखो, इरिगेशन टेक्नोलॉजी। तो अबेंडेंस ऑफ लैंड अवेलेबल, द अबेंडेंस ऑफ लैंड अवेलेबल। देखो, लैंड बहुत था मुगल एम्पायर में, अबेंडेंस ऑफ लैंड था, और
अवेलेबल लेबर, लेबर भी बहुत सारे थे इसलिए, और मोबिलिटी भी बहुत होता था पीजेंट का। तो तीन कारण था। क्या तीन कारण था? एबंडेंस ऑफ लैंड, लैंड बहुत सारा था मुगल एम्पर में, और अवेलेबिलिटी लेबर, लेबर की अवेलेबिलिटी बहुत थी, और मोबिलिटी ऑफ पीजेंट बहुत था। ये तीन फैक्टर था जो कांस्टेंट एक्सपांडिंग करता था एग्रीकल्चर। तो तीन फैक्टर क्या है? एबंडेंस ऑफ लैंड, अवेलेबल लेबर, लेबर का अवेलेबल था, और मोबिलिटी ऑफ पीजेंट, पीजेंट देखो मोबिलिटी कर देते थे। मोबिलिटी कैसे कर रहे हैं? देखो पही खास था, ये मोबाइल मोबाइल पीजेंट है कि नहीं, कहीं दूसरे शहर से आके दूसरे शहर में काम कर रहे हैं। तो ये जो तीन कारण है, इसके कारण एग्रीकल्चर बहुत फ्लोराइज हुआ मुगल एम्पर में। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब देखो, अब इसमें लिखा है 40 इंच और मोर रेनफॉल अ ईयर वो राइस देता है। जहाँ पे 40 इंच या उससे ज़्यादा रेनफॉल होगा एक साल में, तो वहाँ पे राइस होता था। ठीक है, 40 इंच या उससे ज़्यादा रेनफॉल होगा तो वहाँ पे राइस होगा। फॉलो बाय द वीट एंड मिलेट, और कहीं कहीं वीट होगा, कहीं कहीं मिलेट होगा। ठीक है, फॉलो बाय वीट एंड मिलेट। अब मानसून, बैकबोन ऑफ मानसून क्या था? बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर था। मानसून ही बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर था। ठीक है, तो मानसून क्या था? बैकबोन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इरिगेशन प्रोडक्ट रिसीव स्टेट सपोर्ट। अब इरिगेशन जो प्रोजेक्ट होता था उसको स्टेट का सपोर्ट मिलता था। स्टेट का सपोर्ट मतलब एम्परर कभी इरिगेशन को बनाएगा, एम्परर इरिगेशन को कभी रिकंस्ट्रक्ट करेगा, रिपेयर करेगा, या उसको नया नया इरिगेशन बनाएगा, ये सब करता था एम्परर। ठीक है, मतलब स्टेट उसको सपोर्ट करता था एम्परर की हेल्प से। डिगिंग ऑफ न्यू कैनल, इन लोग नया नया कैनल बनाते थे, जैसे नहर नाला। ठीक है, नहर नाला ये सब नया नया कैनल बनाते हैं, उसका जैसे नाम है नहर नाला। रिपेयर ओल्ड वन लाइक शाह नहर, जो शाहजहाँ के टाइम में एक नहर को रिपेयर किया गया था, उसका नाम रख दिया गया शाह नहर। पंजाब में है ये, पीएन मतलब पंजाब, तो पंजाब में है शाह नहर, वहाँ पे रिपेयर किया गया था शाहजहाँ ने एक कैनाल को। ठीक है, तो इस तरीके से इरिगेशन। फिर देखो इरिगेशन और में क्या था? इरिगेशन लाहौर में और दीपालपुर, लाहौर और दीपालपुर का है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। तो वहाँ पे लिखा गया है कि इरिगेशन जो होता था वो पर्शियन विल से होता था, और पर्शियन विल को हम लोग क्या बोलते थे? साखिया। पर्शियन विल को क्या बोलते थे हम लोग? शाखिया या अरघाटा या राहत। ठीक है, अब ये होता कैसे था मैं आपको बताता हूँ डायग्राम से। ठीक है, और इरिगेशन, इरिगेशन एक तो लाहौर या दीपालपुर में कैसे होता था? पर्शियन विल से होता था, जिसका नाम है शाखिया, आराघाटा, राहत। ये क्या था? तो देखो, ये देखो, ये है ये है इरिगेशन। ठीक है, ये इरिगेशन ट्री एंड फील्ड। ठीक है, यहाँ पे देखो बाबरनामा में लिखा गया है कि कैसे इरिगेशन होता था नदर इंडिया में। तो यही है पर्शियन व्हील। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे ये व्हील लगा है, ये व्हील लगा है, ये व्हील लगा है, ये व्हील लगा है, और ये आदमी ये जो ऑक्स है उसको बांध दिया है इससे। ठीक है, एक साफ्ट से बांध दिया है, और इसका व्हील ऐसे लगा है। अब ये जैसे ऐसे चलेगा चलेगा चलेगा, ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा, तो व्हील भी ऐसे चलेगा, और ऐसे चलते चले 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 पानी क्या है? नीचे से ऊपर आते रहेगा। ठीक है, अब पानी नीचे से ऊपर आएगा, और इन लोग एक नहर के थ्रू पानी, नहर के थ्रू पहुंचा देते थे एग्रीकल्चर फील्ड में। ठीक है, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होता था मुगल एम्पायर के टाइम। ठीक है, तो यही है, इसके लिए इसका नाम क्या पड़ गया? आराघाटा या पर्शियन विल या साखिया या राहत। ठीक है, इसका नाम है पर्शियन विल, साखिया, आराघाटा, राहत। दूसरा इरिगेशन सिस्टम क्या था? पुलिस सिस्टम। पुलिस सिस्टम का नाम क्या है? चरसा। पुलिस सिस्टम नॉर्मल गांव में देखो हम लोग पुली से पानी निकालते हैं ना, डब्बा नीचे डालते हैं वेल में और पानी निकालते हैं, तो वो ये पुलिस सिस्टम। वो आगरा, चंदौर, बयाना में होता था बहुत यूज़। आगरा, चंदौर, बयाना में वो पुलिस सिस्टम यूज़ होता था। ठीक है, जैसा आज गांव में भी होता है, समझ गए। अब अबंडेंस ऑफ क्रॉप्स, अब क्रॉप्स बहुत सारे होते थे। ठीक है, तो साल में दो क्रॉप होता था। ठीक है, साल में दो क्रॉप होता था, एक होता था खारिफ, एक होता था रबी। ठीक है, खारिफ पता है बारिश में होता है, और रबी सूखे में होता है, मतलब ठंडी में होता है। ठीक है, एंड 3 क्रॉप्स वेयर सप्लाई वाटर कंटिन्यूस, जहाँ पे वाटर का कंटिन्यूस सप्लाई होता था वहाँ पे 3 क्रॉप होता था। ठीक है, 3 क्रॉप वेयर सप्लाई वाटर कंटिन्यूस।
अब आगरा में 39 वेराइटी ऑफ क्रॉप्स होते थे। आगरा में कितना 39 वेराइटी ऑफ क्रॉप्स होते थे, ये सब बुक में लिखा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ। दिल्ली में 43 वेराइटी ऑफ क्रॉप्स होते थे। आगरा में 39, दिल्ली में 43 और बंगाल में 50 वेराइटी ऑफ राइस सिर्फ होता था। 50 वेराइटी का सिर्फ राइस होता था बंगाल में। ठीक है। उसका बाद हम लोग को क्रैश क्रॉप भी होता था मुगल एम्पायर में, जिसका नाम है परफेक्ट क्रॉप बोलते हैं उसको। हम लोग क्या बोलते हैं, जिन्स ई कामिल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिन्स ई कामिल, इसको रट लो। जिन्स ई कामिल परफेक्ट क्रॉप। परफेक्ट क्रॉप कैश, परफेक्ट क्रॉप क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप, उसको क्या बोलते हैं, जिन्स ई कामिल। ठीक है। क्यों जिन्स ई कामिल उगाते थे हम लोग, जिन्स ई कामिल क्यों उगाते थे, क्योंकि ज़्यादा रेवेन्यू आता था। कैश क्रॉप मतलब क्या होता है, जिससे जो सामान को हम लोग बेच पाए, जहाँ से हम लोग ज़्यादा रेवेन्यू ले पाए। जैसे बनाना एक कैश क्रॉप है, शुगर कैन एक कैश क्रॉप है, कॉटन एक कैश क्रॉप है, ऑयल सीड एक कैश क्रॉप है, लेंटिल्स एक कैश क्रॉप है। बनाना हम लोग कितना खाएंगे, बेच ही तो देते बनाना, तो जिससे ज़्यादा रेवेन्यू आता है वो हम लोग उगाते, वो उस क्रॉप को क्या बोलते हैं, कैश क्रॉप। तो शुगर कैन, कॉटन, ऑयल सीड, लेंटिल्स। ठीक है। उसका मुगल एम्पायर में मेज होता था, मक्का। ठीक है। इंट्रोड्यूस इंडिया वाया अफ्रीका एंड स्पेन बाय 17th सेंचुरी। तो मेज इंडिया का ओरिजिन नहीं था, वो हम लोग लाए, वो इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में, कहाँ से, अफ्रीका एंड स्पेन से। ठीक है। अफ्रीका एंड स्पेन से इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में मेज। ठीक है। उसका आपको ये पता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, टमाटो, पटेटो, चिली, ये न्यू वर्ल्ड से आया था। न्यू वर्ल्ड किसको बोलते हैं, अमेरिका से आया था। पोर्चुगीज लाए थे अमेरिका से इंडिया में। ठीक है। पटेटो, टमाटो, चिलीज अमेरिका से इंडिया आया था। वो कौन लाया था, पोर्चुगीज लाए थे। और पाइनएप्पल भी, पपैया, गुआवा सब अमेरिका से इंडिया आया था। ये पाइनएप्पल अमेरिका से इंडिया आया था, फिर पपाया भी अमेरिका से इंडिया आया था, फिर गुआवा भी अमेरिका से इंडिया आया था। ये सब पोर्चुगीज लाया था। और पटेटो, टमाटो, चिली तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब टबैको, टबैको फर्स्ट अराइव इन डेक्कन। टबैको सबसे पहले कहाँ अराइव हुआ था, डेक्कन मतलब साउथ में, एंड स्प्रेड टू नॉर्थ इंडिया इन 17th सेंचुरी। ऑफ 17th सेंचुरी में स्प्रेड हुआ इंडिया में। इसीलिए एनी अकबरी में एन डज नॉट मेंशन टबैको, टबैको मेंशन नहीं है एनी अकबरी में। ठीक है। अकबर हैज हिज नोबल कैम अक्रॉस द टबैको द फर्स्ट टाइम इन 1604। और फर्स्ट टाइम अकबर उसके नोबल लोग 1604 में टबैको को देखे। ठीक है। और टबैको का इतना नशा चढ़ा कि जहांगीर बाद में जाके टबैको बैन कर दिया अपने कोर्ट में। ठीक है। उसका एग्रीकल्चर प्रॉस्पेरिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ। फिर एग्रीकल्चर, इतना एग्रीकल्चर हो रहा था मुगल एम्पायर में कि पॉपुलेशन का बहुत ग्रोथ हुआ और 50 मिलियन इंक्रीज हो गए पॉपुलेशन, मतलब 33% पॉपुलेशन इंक्रीज हो गए 200 ईयर में। 200 साल में 1600 से 1800 के बीच में 50 मिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज हो गए। ठीक है। 50 मिलियन पॉपुलेशन हो गए थे, जो कि 33%, पहले से 33% का इंक्रीजमेंट था मुगल एम्पायर में। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे विलेज कम्युनिटी। अब मैं आपको बता देता हूँ बुक में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। विलेज कम्युनिटी पढ़ेंगे। देखो बुक में हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, देखो ये हम लोग पढ़ लिए, इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी हम लोग ने पढ़ लिया। ठीक है। यहाँ पे 3 फैक्टर बता दिया, अवेंडेंस ऑफ लैंड, लेबर, और ये हम लोग ने पढ़ लिया। उसका ये हम लोग ने समझ लिया, सिस्टम ये कैसा था, ये सब बता दिया मैं आपको। उसके बाद फिर आओ, उसके बाद फिर देखो ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है। देखो ये नया डिग करते थे, डिगिंग ऑफ न्यू कैनल, शाहनर इन द पंजाब ड्यूरिंग शाहजहाँ, ये सब बता दिया मैं आपको। उसका मैं आपको फिर ये बता दिया। उसके बाद फिर आपको एबंडेंस ऑफ क्रॉप था वहाँ पे। ठीक है। तो मिनिमम 2 क्रॉप होता था। ठीक है। उसको क्या बोलते, 2 फासला। ठीक है। मिनिमम 2 क्रॉप होता था, उसको 2 फासला। देखो रबी, खारिफ और रबी 2 बता दिया था। फिर मिनिमम 2 क्रॉप होता था, उसको 2 फासला बोलते थे। और एनी अकबरी में 39 वेराइटी लिखा है, ये बता दिया था। दिल्ली में 43 होता है, बंगाल में 50 वेराइटी होता है। फिर जीन्स ही कामिल आपको बता दिया, परफेक्ट क्रॉप, कैश क्रॉप। ठीक है। जिससे ज़्यादा रेवेन्यू आता था। उसका फिर मैं आपको बताया कि जो टबैको था वो अकबर ने कभी सुना नहीं था, फिर 1604 में अकबर ने सुना उसको, टबैको को। एनी अकबरी में इसलिए टबैको का मेंशन नहीं है, एनी अकबरी में टबैको का मेंशन नहीं है इसके कारण। ठीक है। उसका फिर मैं आपको बताया एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का स्लो डेमोग्राफिक ग्रोथ डिस्पाइट प्रोडिक डिस्क्रिप्शन, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ और 50 मिलियन पॉपुलेशन हो गया था 1600 से 1800 तक। ये सब बात बता दिया आपको मैं। ठीक है। 33% इंक्रीज हुआ था 2000 साल में। अब हम लोग ये सब मैं आपको बताया, मेज कहाँ से आया,
पोटैटो, टमाटो, ये सब कहाँ से। अब हम लोग पढ़ेंगे विलेज कम्युनिटी। अब विलेज कम्युनिटी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। विलेज कम्युनिटी तो देखो यहाँ से विलेज कम्युनिटी, ठीक है। देखो विलेज कम्युनिटी में कौन कौन आएंगे, एक तो कल्टीवेटर, पंचायत और विलेज हेडमैन्स। और विलेज हेडमैन को हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्कादम और मंडल्स। मुक्कादम मुक्कादम और मंडल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, विलेज हेडमैन्स, ठीक है। तो विलेज कम्युनिटी में तीन लोग रहेंगे, एक कल्टीवेटर्स जो कि पीजेंट्स है, और दूसरा पंचायत, और तीसरा विलेज हेडमैन्स जो कि मुक्कादम्स होते थे, उनको विलेज हेडमैन्स बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कास्ट एंड रूरल मिल्यू। क्या कास्ट कैसा था विलेज में, क्या कास्ट था और रूरल में कैसा कास्ट था, ये सब हम लोग को देखना है। तो डीप इनइक्विटीज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, देखो कास्ट तो रहेगा ना विलेज में, तो डीप इनइक्विटीज था कास्ट को, ठीक है। कल्टीवेटर वेयर हेट्रोजीनियस ग्रुप, कल्टीवेटर जो थे, जो पीजेंट्स थे, वो एक ही ग्रुप के नहीं थे, होमोजीनियस ग्रुप के नहीं थे, हेट्रोजीनियस ग्रुप के थे। बहुत सारे ग्रुप के पीजेंट लोग रहते थे गांव में, ठीक है। तो डीप इनइक्वलिटीज था गांव ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, और कल्टीवेटर्स बहुत हेट्रोजीनियस ग्रुप पे कल्टीवेटर्स थे। मतलब कल्टीवेटर्स हेट्रोजीनियस ग्रुप बोलने का मतलब, हेट्रोजीनियस ग्रुप मतलब होता है कि जैसे एक कास्ट के लोग नहीं थे वहाँ पे बहुत सारे कास्ट के लोग थे, ठीक है। जैसे आज के ज़माने में सब लोग कोई ओबीसी होगा, कोई एससी होगा, कोई एसटी होगा, कोई जनरल होगा, ऐसे बहुत सारे लोग रहते थे, ठीक है। तो कल्टिवेटर वे हेट्रोजीनियस ग्रुप थे। देयर वॉज साइजेबल नंबर हु वर्क एज अ मैनुअल और एग्रीकल्चर लेबर, और बहुत सारे साइजेबल नंबर में थे जो कि लेबर काम करते हैं, मजदूर, जिसको मजदूर बोलते हैं आज के ज़माने में, ठीक है। तो एग्रीकल्चर लेबर काम करते थे बहुत सारे लोग, ठीक है। फिर डिस्पाइट द एबंडेंस ऑफ कल्टीवेटर लैंड, भले इतना सारा कल्टीवेटर लैंड था, डिस्पाइट द एबंडेंस ऑफ कल्टीवेटर लैंड, सर्टेन कास्ट ग्रुप वेयर असाइन मेनाइल टास्क एंड रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। लेकिन कुछ कुछ कास्ट को मेनाइल टास्क देते थे, जैसे बाथरूम साफ करना, नाला साफ करना, ये सब मेनाइल काम, मतलब बेकार, मतलब एकदम नीचे वाला काम, ठीक है। असाइन मेनाइल टास्क एंड रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। उसका फिर इन मुस्लिम मेनाइल लाइक हलाल खोरन। अब मुसलमान में मेनाइल क्या कौन होते थे, हलाल खोरम, जिसको एस्कैवेंजर बोलते हैं। हलाल खोरन, खोरन मतलब एस्कैवेंजर, जो बाथरूम साफ करता है, नाला साफ करता है, ये सब हो गए मुसलमान में, जिसको हलाल खोरन बोलते थे। वेयर हाउस आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ द विलेज, और इनको विलेज में रहने नहीं दिया जाता था, इन लोग को विलेज से बाहर बोला था, जब तुम विलेज से बाहर रहो, ठीक है। सिमिलरली एक मल्ला जदास, ठीक है, सन ऑफ बोटमैन, जो नाव चलाता है, उसके सन को बोलते हैं मल्ला जदाद, ठीक है। ये हम लोग को बिहार में पाए जाते हैं, और इसको कंपेयर करते हैं स्लेव से, ठीक है। अब देयर वॉज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द कास्ट पॉवर्टी एंड द सोशल स्टेटस। अब देखो कास्ट पॉवर्टी को सोशल स्टेटस से डायरेक्ट कोरिलेशन है कि नहीं है, बिल्कुल है। देयर वॉज डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन है, क्योंकि कास्ट जितना नीचे होगा उतना ज़्यादा पॉवर्टी होगा, और उसका उतना ज़्यादा सोशल स्टेटस कम होगा सोसाइटी में, ठीक है। तो डायरेक्ट कोरिलेशन था कास्ट का, पॉवर्टी का, सोशल स्टेटस का एट द लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी। सच कोरिलेशन वे आर नॉट मार्क एट इंटरमीडिएट लेवल, लेकिन ऐसा कोरिलेशन इंटरमीडिएट लेवल पर हम लोग को देखने को नहीं मिलता है, लेकिन लोअर लेवल पे हम लोग को देखने को मिलता है। अब मारवाड़ राजपूत है मेंशन एज ए पीजेंट, कहीं कहीं जगह पे हम लोग पाया गया है कि जो मारवाड़ है और राजपूत है, उन लोग को मेंशन किया गया एज ए पीजेंट, ठीक है। और उन लोग को सेम पीजेंट है मतलब सेम विथ जाट्स, जो जाट्स होते थे लोअर लेवल इन द कास्ट हायरार्की, उनसे उनके मतलब इसमें उनके लेवल में रखा गया है, किसको, मारवाड़ राजपूत को, ठीक है। कुछ गौरव जो है, जो वृंदावन यूपी में रहते थे, वो अपने आप को चेंज कर लिए राजपूत स्टेटस में 17th सेंचुरी में। देखो यहाँ पे कास्ट चेंज हो रहा है, पहले मारवाड़ जो राजपूत थे अब वो पीजेंट बन गए, ठीक है। और उनका स्टेटस सेम हो गया जाट से, जो कि लोअर स्टेटस इन द कास्ट हायरार्की में लोअर स्टेटस में आते थे जाट, क्योंकि ये मारवाड़ थे राजपूत से, ये कन्वर्ट हो गए पीजेंट में, इसलिए इनका स्टेटस जाट से इक्वल हो गया। अब एक गौरवस जो वृंदावन में यूपी में रहते थे, ये पीजेंट थे, लेकिन ये कन्वर्ट हो गए राजपूत स्टेटस में, राजपूत में स्टेटस चेंज हो गया और उनका स्टेटस राजपूत हो गया 17th सेंचुरी में। कास्ट सच एज अहीर, गुर्जरी, मलई, मलीस रोज इन हायरकी बिकॉज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कैट रियरिंग ऑफ एंड हॉर्टिकल्चर। जैसे कि इनको कैटल रियरिंग में और हॉर्टिकल्चर में बहुत फ़ायदा हुआ, तो अहीर, गुर्जारी और मलीस, इन लोग
हायरार्की में, जो कास्ट की हायरार्की था उसके बहुत ऊपर आ गए, समझ गए। इन ईस्टर्न इंडिया इंटरमीडिएट पेस्टोरल एंड फिशिंग लाइक कास्ट लाइक सदगोप्स एंड कैवर्थ एक्वायर स्टेटस ऑफ पीजेंट। अब ईस्टर्न इंडिया में देखोगे तो वहाँ पे इंटरमीडिएट पेस्टोरल एंड फिशिंग कास्ट जो थे, ईस्टर्न इंडिया में जो इंटरमीडिएट पेस्टोरल एंड फिशिंग कास्ट जैसे कि सदगोप्स एंड कैवर्थ, उन लोग ने एक्वायर किया स्टेटस ऑफ पीजेंट, उन लोग को स्टेटस ऑफ पीजेंट मिल गया, ठीक है, एक्वायर द स्टेटस ऑफ पीजेंट्स। So in Eastern India, intermediates, pastoral and the fishing caste like Sadgopes and Kavarth acquired a status of peasants, ठीक है। तो इन लोग ईस्टर्न इंडिया में ये जो फिशिंग कम्युनिटी के लोग थे, ये सदगोप है, कैवर्थ है ना, जो फिशिंग कम्युनिटी के लोग थे, लेकिन इनको कौन सा स्टेटस मिल गया, देखो पीजेंट का स्टेटस मिल गया, मतलब हायरार्की में आगे आगे की नहीं सोसाइटी में। तो इस तरीके से सोसाइटी में चेंज होते रहता था, ठीक है, कास्ट चेंज होते रहता था सोसाइटी में। अब पीजेंट एंड द हेडमैन्स, अब पीजेंट एंड द हेडमैन्स, ठीक है। अब विलेज में द विलेज पंचायत वॉज असेंबली ऑफ एल्डर्स, सही बात है ना, विलेज पंचायत तो असेंबली ऑफ एल्डर्स होता है, ठीक है, विलेज पंचायत असेंबली ऑफ एल्डर्स होता है। पीजेंट ऑफ विलेज विथ इंटरमीडिएट राइट ओवर देयर प्रॉपर्टीज, है ना, एल्डर्स को तो पीपल ऑफ विलेज होते थे ना, विथ हायरार्की राइट्स ओवर देयर प्रॉपर्टीज, जिनके पास प्रॉपर्टी, एल्डर्स जो है विलेज में रह रहे रहीवासी है वो एल्डर्स है, और उनके पास उनके विलेज जो भी है उनका उसमें परमानेंट उनका घर है, उनका हेरिडेटरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये जो विलेज पंचायत होते थे तो कैसे बॉडी था, हेट्रोजीनियस बॉडी है, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते थे, अलग अलग वैरायटी ऑफ लोग होते थे। द डिसीजन मेड बाय दिस पंचायत वेयर बाइंडिंग ऑन द मेंबर, और जो भी डिसीजन लेगा पंचायत वो बाइंडिंग होगा मेंबर पे, ठीक है, जो भी पंचायत लेगा वो जो भी मेंबर है जो डिस्प्यूट लाया है पंचायत में और जिसका भी एक्विटेड पर्सन है उसके ऊपर वो बाइंडिंग होगा पंचायत का डिसीजन। पंचायत वॉज हेडेड बाय द हेडमैन नॉन एज मुकदम्स, और पंचायत को जो हेड करता था वो कौन था, मुकदम्स बोलते थे उसको या मंडल बोलते थे, मतलब विलेज हेडमैन्स जो होते थे यही होते थे मुकदम्स, और वो पंचायत को हेड करते थे, ठीक है। और मुकदम्स को कौन चूज करता था, तो मुकदम्स चूजेज टू द कंसेंसस ऑफ द विलेज एल्डर्स, जो विलेज एल्डर्स होते थे उनके कंसेंसस से इनको चुना जाता था। एंड दैट चॉइस हैज रेटिफाइड बाय जमींदास, और जमींदास वो चॉइस को रेटिफाई करता था, ठीक है। चूजन टू द कंसेंसस ऑफ द विलेज एल्डर्स एंड दैट चॉइस हैज रेटिफाइड बाय द जमींदास। अब हेडमैन हेल्ड ऑफिस एज लॉन्ग एज दे एंजॉय द कॉन्फिडेंट ऑफ द विलेज एल्डर्स फीलिंग इन विच they would be dismissed by them. अब headmen held office as long as they enjoy the confidence of the village elders feeling which they could dismiss by them, ठीक है। और जब तक हेडमैन के पास विलेज है और वो एंजॉय करे कॉन्फिडेंट ऑफ द विलेज एल्डर्स, और तब तक मुकदम जो है वो पंचायत में अपना हेड बना रहेगा, ठीक है, जब तक उनको कॉन्फिडेंट मिल रहा है ऑफ द विलेज एल्डर्स, जो भी विलेज एल्डर्स है उनका कॉन्फिडेंट मिल रहा है तो वो तब तक वो पंचायत में बैठे रहेंगे। एंड फीलिंग विच दे कुड डिसमिस, और जैसे ही उनको कॉन्फिडेंट मिलना बंद हो गया तो वो डिसमिस हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आज जैसे पार्लियामेंट में होता है, कॉन्फिडेंट रहता है, मोशन रहता है, तब पार्लियामेंट में प्रोसीड होता है, नहीं तो फिर नहीं होता है, ठीक है, नहीं तो फिर लोकसभा डिसमिस हो जाती है। इसलिए कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन है टू सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ विलेज अकाउंट एंड असिस्टेड बाय द अकाउंटेंट ऑफ पटवारीज ऑफ द विलेज। इनका फंक्शन क्या है पंचायत का, टू सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ द विलेज अकाउंट, जो विलेज अकाउंट्स है उनका प्रिपरेशन करना है, उसको सुपरवाइज करना, ठीक है। टू सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ द विलेज अकाउंट जो भी प्रिपेयर कर रहा है उसको सुपरवाइज करना है। असिस्टेड बाय द अकाउंटेंट और द पटवारीज ऑफ द पंचायत, और इनको कौन असिस्ट करता था, अकाउंटेंट, जो विलेज का अकाउंटेंट है, जो पटवारी है, पटवारी जो विलेज को नापता है, ठीक है, लैंड को नापता है विलेज के लैंड को, वो पटवारी, तो इनको असिस्ट करता था, किसको, मुकदम्स को, विलेज हेडमैन्स को, ठीक है। पंचायत का डिराइव इट फंड फ्रॉम द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द इंडिविजुअल टू कॉमन फाइनेंशियल पूल्स। पंचायत के पास पैसा आता था, कहाँ से आता था, कॉन्ट्रीब्यूट करते थे लोग इंडिविजुअल टू द कॉमन फाइनेंशियल पूल, जैसे कि एक फाइनेंशियल पूल बना दिए, वहाँ पे जितने विलेज के लोग हैं सब आके पैसे उसमें देंगे और वो पैसे को यूज़ किया जाएगा कम्युनिटी वेलफेयर के लिए। सच सम फंड पे टू रिव्यू रेवेन्यू ऑफिशियल एंड सम फॉर द कम्युनिटी वेलफेयर, कुछ कुछ तो रेवेन्यू ऑफिसर को दे देते थे जो किंग
जो जैसे मुगल एम्परर है उसको कुछ रेवेन्यू पहुंचाएंगे विलेज की तरफ से, और कुछ कुछ रेवेन्यू से कम्युनिटी वेलफेयर करते थे, जैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे बंड्स का, डिगिंग करेंगे कैनाल का, और फ्लड प्रिवेंशन करेंगे, ये सब काम उसी पैसे से होता था। ठीक है। तो पंचायत वॉज टू एंश्योर द कास्ट बाउंड्री अमॉन्ग द वेस्ट कम्युनिटी इनहेबिटिंग द विलेज वेयर अपहेल्ड। और ये पंचायत का ड्यूटी था कि कास्ट बाउंड्री होना चाहिए विलेज के अंदर, एक परफेक्ट बाउंड्री के अंदर परफेक्ट कास्ट के लोग होना चाहिए, दूसरे बाउंड्री के अंदर दूसरे। इसलिए गांव में आप देखते होंगे तो बड़े जाति के लोग एक ही गांव में रहते हैं, उससे छोटे जाति के लोग दूसरे गांव में रहते हैं। तो ये पंचायत का जिम्मेदारी था टू एंश्योर दैट कास्ट बाउंड्री अमॉन्ग द वेस्ट कम्युनिटी इनवेट द विलेज वाज अपहेल्ड। ठीक है। अब इन ईस्टर्न इंडिया ऑल द मैरिज वेर हेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द मंडल्स। जो मंडल्स थे, मंडल कौन हो गए, मुकदम्स, विलेज हेडमैन, उनके प्रेजेंस में सारा सारा शादी होता था ईस्टर्न इंडिया में। इन अदर वर्ड वन ऑफ ड्यूटी ऑफ द विलेज हेडमैन वॉज टू ओवरसी द कंडक्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द विलेज कम्युनिटी चीफली टू प्रिवेंट एनी ऑफेंस अगेंस्ट द कास्ट। ठीक है। एक इनका ये भी ड्यूटी था विलेज हेडमैन का कि वो देखते थे कोई मिसकंडक्ट ना करे अपने कास्ट, एक कास्ट दूसरे कास्ट के प्रति। ठीक है। तो वॉज टू ओवरसी द कंडक्ट ऑफ द विलेज मेंबर ऑफ द विलेज कम्युनिटी। ठीक है। उन लोग देखते थे विलेज कम्युनिटी के कंडक्ट करते थे, एंड चीफली टू प्रिवेंट एनी ऑफेंस अगेंस्ट द कास्ट, और कास्ट के अगेंस्ट कोई गलत ना करे कुछ, तो इससे वो प्रिवेंट करते थे वो। ठीक है। अब देखो उसके बाद फिर अथॉरिटी टू लेवी, इनके पास अथॉरिटी था कि ये लेवी कर सकते हैं फाइन्स एंड दे इन्फ्लिक्ट मोर सीरियस फॉर्म ऑफ पनिशमेंट लाइक एक्सपल्सन फ्रॉम द कम्युनिटी। ठीक है। तो अथॉरिटी टू लेवी फाइन्स एंड इन्फ्लिक्ट मोर सीरियस फॉर्म ऑफ पनिशमेंट लाइक एक्सपल्सन फ्रॉम द कम्युनिटी। तो इनके पास इतना पावर था कि ये कम्युनिटी से निकाल भी सकते थे लोगों को। ठीक है। अथॉरिटी टू लेवी फाइन्स एंड इन्फ्लिक्ट मोर सीरियस फॉर्म ऑफ पनिशमेंट लाइक एक्सपल्सन फ्रॉम कम्युनिटी। अ पर्सन फोर्स टू लीव द विलेज बिकम आउटकास्ट। और जो पर्सन विलेज को छोड़ दिया तो वो आउटकास्ट बन जाता था, एंड लॉस्ट हिज राइट टू प्रैक्टिस हिज प्रोफेशन, और वो प्रैक्टिस नहीं कर पाता था अपना प्रोफेशन। ठीक है। इन एडिशन टू द विलेज पंचायत ईच कास्ट और जाति इन अ विलेज हैड इज ओन जाति पंचायत, और खुद का एक जाति पंचायत था विलेज के अंदर। ठीक है। हर एक विलेज के अंदर खुद का जाति पंचायत था। तो जैसे कि राजस्थान में इसने एग्जांपल है, राजस्थान में आर्बिट्रेटेड सिविल डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर ऑफ डिफरेंट कास्ट के मेंबर का सिविल डिस्प्यूट होता था। ठीक है। उसके बाद फिर एक्सेप्ट इन मैटर ऑफ क्रिमिनल जस्टिस द स्टेट रिस्पेक्टेड डिसीजन जाति पंचायत। क्रिमिनल मैटर को छोड़ के जितना भी मैटर है सबका रिस्पेक्ट करता था स्टेट, जाति पंचायत का रिस्पेक्ट करता था। जाति पंचायत का रिस्पेक्ट करना मतलब जाति पंचायत जो अपील्ड दिया, जजमेंट दिया, वो जजमेंट को अपील्ड करता था स्टेट, उसमें इंटरफेयर नहीं करता था, एक्सेप्ट द क्रिमिनल जस्टिस। ठीक है। सो डेट। और राजस्थान में, जैसे राजस्थान में मैं आपको बताया आर्बिट्रेटेड होता था सिविल डिस्प्यूट विद द मेंबर ऑफ डिफरेंट कास्ट, दे मेडिएटेड इन कंसिस्टेड क्लेम ऑन लैंड, decided whether married were performed according to norms laid down by the particular caste group, determine who had ritual precedence in the village functions। ठीक है। रिचुअल प्रेसिडेंस कैसा है विलेज में वो सब देखते थे। डिसाइड वेदर मैरिड वे परफॉर्म अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स, क्या नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही हुआ है क्या शादी, ये सब भी उन लोग देखते थे। अब आर्चिवल रिकॉर्ड्स। ठीक है। अब देखो आर्चिवल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द वेस्टर्न इंडिया, राजस्थान एंड महाराष्ट्र कंटेन पेटिशियस प्रेजेंटेशन टू द पंचायत कंप्लेनिंग अबाउट द एग्जॉस्टिनेट टैक्सेशन और डिमांड फॉर अनपेड लेबर बेगर। ठीक है। हम लोग को आर्चिवल रिकॉर्ड मिला है वेस्टर्न इंडिया से कि वहाँ पे पेटिशन फाइल किया गया है पंचायत में, पेटिशन प्रेजेंट टू द पंचायत की हम लोग को ज़्यादा टैक्सेशन लेना पड़ा। एग्जॉस्टिनेट मतलब होता है ज़्यादा, इंक्रीज अमाउंट में टैक्सेशन दे रहा है हम लोग, और डिमांड कर रहे हैं अनपेड लेबर, मतलब काम करवा रहे लेकिन पेड नहीं कर रहे, पैसा नहीं दे रहे, इसलिए वो बेगर काम करवा रहे। इम्पोज बाय द सुपीरियर कास्ट, जो सुपीरियर कास्ट के लोग हैं वो लोअर कास्ट को इस तरीके का परेशानी कर रहे हैं। तो ऐसा चीज़ हम लोग को आर्चिवल रिकॉर्ड में मिला है। और ऑफिशियल ऑफ द स्टेट, दिस पेटिशन वे यूजली मेड बाय द विलेज फ्रॉम द लोअर रंग ऑफ रूरल सोसाइटी। ठीक है। दिस इंक्लूड एक्सेसिव टैक्स डिमांड विच स्पेशली इन टाइम ऑफ ड्रॉप एंड लार्ज endangered the pigeon subsistence in eye of petitioner the right to basic minimum for survival
वह सैंक्शन बाय द कस्टम, ठीक है। सो दे रिगार्ड द विलेज पंचायत एज द कोर्ट ऑफ अपील, इसलिए पीजेंट क्या सोच सकते हैं, विलेज पंचायत क्या है, वो कोर्ट ऑफ अपील है, ठीक है। स्टेट कैरी द गारंटी जस्टिस, ताकि स्टेट को तो जस्टिस देगा ही देगा ना, इसीलिए। अब डिसीजन ऑफ द पंचायत, डिसीजन ऑफ पंचायत इन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लोअर कास्ट एंड द स्टेट ऑफिसर लोकल जमींदार कुड वेरी फ्रॉम द केस टू केस। अब जैसे डिसीजन पंचायत का होता था वो केस टू केस अलग अलग डिसीजन होता था, ठीक है। इन केस ऑफ एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड द पीजेंट ऑफ्टन सजेस्टेड कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, पीजेंट ऑफ्टन कॉम्प्रोमाइज सजेस्ट करते थे। और इन केस वेदर रिकंसिलिएशन फेल पीजेंट डिजर्टेड लाइक द विलेज बिकॉज द फीजिबिलिटी ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड। अब विलेज आर्टिसंस, अब देखो विलेज आर्टिसंस है, अब विलेज आर्टिसंस हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद ये चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ये चैप्टर मतलब आधा हम लोग का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। विलेज आर्टिसन ख़त्म कर देते हैं पूरा। अब देखो विलेज आर्टिसंस, ठीक है। अब विलेज आर्टिसंस मतलब विलेज में आर्टिसंस लोग भी रहते थे, ठीक है। जैसे मराठी डॉक्यूमेंट्स और विलेज सर्वे में हम लोग को पता चला है 25% ऑफ टोटल हाउस होल्ड इन विलेज वेयर आर्टिसंस। विलेज में जो टोटल 25% हाउस होल्ड होते थे वो आर्टिसंस होते थे, ठीक है। ये हम लोग कहाँ से पता चला है, मराठी डॉक्यूमेंट्स एंड द विलेज सर्वे से, ठीक है। तो कल्टिवेटर एंड द विलेज फैमिली वुड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन क्राफ्ट प्रोडक्शन सच एज डाइंग, टेक्सटाइल प्रिंटिंग, बेकिंग, फायरिंग ऑफ पोटर्स, मेकिंग रिपेयर्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, ये सब काम था कल्टिवेटर्स ऑफ देयर फैमिली का। तो मतलब कल्टिवेटर्स सिर्फ एग्रीकल्चर में काम नहीं करते थे, कल्टिवेटर्स क्या करते थे, वो पार्टिसिपेट करते थे क्राफ्ट प्रोडक्शन में, सच एज डाइंग करते थे, टेक्सटाइल करते थे, प्रिंटिंग करते थे, बेकिंग करते थे, ये सब करते थे हम लोग, ठीक है। देखो विलेज विलेज आर्टिसंस, जैसे विलेज आर्टिसंस हम लोग को देखा गया है, पॉटर थे, ब्लैक स्मिथ से, ब्लैक स्मिथ मतलब ब्लैक स्मिथ जो आयरन का काम कर रहा है वो होते थे ब्लैक स्मिथ, पॉटर पॉट बना रहा है, कारपेंटर लोग होते थे, बार्बर होते थे, इवन गोल्ड स्मिथ जो सोने का काम कर रहा है, गोल्ड स्मिथ प्रोवाइड स्पेशलाइज सर्विस इन द रिटर्न फॉर विच दे वे कम्पनसेटेड बाय द विलेज, ठीक है। मतलब ये फार्मर है और ये आर्टिसन है, ठीक है। आर्टिसन क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ना। देखो आर्टिसन क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो आर्टिसन अपना सर्विस देगा फार्मर को, ठीक है। सर्विस कैसे देगा फार्मर को, जैसे फार्मर का बाल काटेगा, ठीक है, फार्मर के विलेज में दुकान लगाएगा, ऐसे बहुत टाइप का सर्विस देगा फार्मर को। फार्मर इसके बदले आर्टिसन का देगा, शेयर ऑफ हार्वेस्ट देगा, ठीक है। और दूसरा अलॉटमेंट ऑफ लैंड देगा, मतलब एक लैंड अलॉटमेंट करेगा जो कल्टिवेबल वेस्ट लैंड होगा, किसको, आर्टिसन को, ताकि यहाँ पे आर्टिसन क्या कर पाए, अपना मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री खोल पाए और अपना मैन्युफैक्चरिंग कर पाए। तीसरा महाराष्ट्र में लैंड बिकम आर्टिसन मिराज ऑफ वतन, महाराष्ट्र में ये जो लैंड फार्मर्स जो लैंड देते थे आर्टिसंस को, वो लैंड को क्या बोला गया है, मिरास और वतन, ठीक है। उन लोग का हेरिडेटरी होल्डिंग हो जाता था आर्टिसंस का। फार्मर्स जो लैंड देते थे ना आर्टिसंस को, वो उनका मिरास हो जाता था या वतन हो जाता था, वो लैंड का नाम है, मिरास या वतन लैंड का नाम है, ठीक है, जिसको हेरिडेटरी होल्डिंग हो जाता था आर्टिसंस का। उसका यही सिस्टम को महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, 12 बलूटा सिस्टम या आर्टिसन, आर्टिसन को बोलते हैं हम लोग बालू देतार, बालू ते तार हम लोग इसको महाराष्ट्र में बोलते हैं, ठीक है। फिर ऐसा ही सिस्टम एक बंगाल में चलता था। अब इसमें ये मत समझो कि फार्मर सिर्फ एक सिंगल फार्मर है, नहीं, ये फार्मर है मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ फार्मर है, बहुत सारे फार्मर मिल के डिसाइड किए हैं कि आर्टिसंस को ऐसे ऐसे करेंगे, हम आर्टिसन को शेयर ऑफ हार्वेस्ट देंगे, अलॉटमेंट ऑफ लैंड देंगे, ऐसे। एक सिंगल फार्मर की इतनी ये नहीं थी, इतना अमीर नहीं था कि उसको ऐसे देगा। हाँ कोई कोई रिच फार्मर है तो वो भले कर सकता है, लेकिन स्मॉल फार्मर नहीं कर सकता वो। अब ऐसे ही सिस्टम चलता था एक बंगाल में, जजमानी सिस्टम। तो जजमानी सिस्टम क्या होता था, यहाँ पे आर्टिसन सर्विस देते थे, लेकिन किसको, ओनली टू सम फैमिली, और जो सम फैमिली मतलब जो रिच फैमिली है उसको ही देते थे सर्विस, उसको ही बोला जाता है जजमानी सिस्टम। जमींदार सी इन बंगाल हु नेम्यूरेटेड ब्लैक स्मिथ, अब बहुत सारे जमींदार होते थे बंगाल में जो नेम्यूरेटेड मतलब फिक्स अमाउंट ऑफ मनी देते थे ब्लैक स्मिथ को, कारपेंटर को, गोल्ड स्मिथ को, फॉर द वर्क बाय पेइंग देम अ स्मॉल डेली अलाउंसेस एंड डाइट मनी। डाइट मतलब जितना एक दिन में कितना खा सकते हो उतना पैसा देते थे, और डेली अलाउंस देते थे, किसको, आर्टिसंस को, ठीक है। उसी सिस्टम को बोला गया जजमानी सिस्टम। मतलब इसमें जो आर्टिसंस है वो पूरे गांव को सर्विस नहीं दे रहा है, इस वाले में क्या है, आर्टिसंस पूरे गांव को सर्विस दे रहा है,
लेकिन ये वाले जजमानी सिस्टम में ये जो आर्टिसन से पूरे गांव को सर्विस नहीं दे रहा है, वो एक परफेक्ट जमींदार को सर्विस दे रहा है, पर्टिकुलर रिच फैमिली को सर्विस दे रहा है। उस सिस्टम को बोले जमींदारी सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग को देखना है लिटिल रिपब्लिक। एक इसको लिटिल रिपब्लिक बोला है कुछ किसी ने, मतलब गांव को, मुगल एम्पायर का जो गांव था वो लिटिल रिपब्लिक के जैसा था। तो सम ब्रिटिश ऑफिशियल 19th सेंचुरी सॉ द विलेज एज द लिटिल रिपब्लिक मेड अप ऑफ फ्रैटर्नल पार्टनर शेयरिंग रिसोर्स एंड लेबर इन द कलेक्टिव। हाउएवर दिस वाज नॉट अ साइन ऑफ रूरल इगलिटेरियन। ठीक है, सो देयर वाज अ इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ एसेट एंड डीप इनइक्विटीज बेस्ड ऑन द caste and gender distinction. A group of powerful village individuals decided the affair of the village, exploited the weaker section and authority to dispense justice. ठीक है, क्यों? क्योंकि विलेज के पास क्या था? अथॉरिटी था टू डिस्पेंस द जस्टिस। ठीक है, कैश नेक्ससेस डेवलप हो द ट्रेड बिटवीन विलेज एंड टाउन। विलेज एंड टाउन के कारण कैश का डेवलपमेंट हो गया था। इन मुगल रेवेन्यू वाज एसेसन कलेक्टिंग कैश। मुगल में रेवेन्यू ये सब को किससे कलेक्ट करते थे? कैश में कलेक्ट करते थे ना। तो ये है। अब जीन बैप्टाइस्ट टावर्नियर क्या बताते हैं? टावर्नियर है वो बताते हैं कि मनी चेंजर था मुगल एम्पायर में जिसका नाम था श्रॉप। दे एक्ट एज ए बैंकर टू मेक रेमिटेंस ऑफ मनी। मनी को चेंज करता था और ये श्रॉप जो है मनी चेंजर जैसा काम करता था। अब ये है कि देखो गोल्ड को क्या बोलते हैं? अशरफी, सिल्वर को रुपया, कॉपर को डैम और काउडी और सेल्स। तो जो काउडी और सेल्स होते थे 20 काउडीज या 20 से मिला के एक कॉपर कॉइन बनता था, एक कॉपर डैम बनता था। और 25 डैम मिला के एक सिल्वर कॉइन बनता था। ठीक है, 25 कॉपर कॉइन को मिलाओगे तो एक सिल्वर कॉइन आएगा। और एक 50 सिल्वर कॉइन को ही रुपया बोलते हैं। और 50 रुपये को मिलाओगे तो एक गोल्ड कॉइन आएगा, अशरफी आएगा, मुहर आएगा। समझ गए? तो सबसे नीचे काउडी है। 20 काउडी मिलाओगे तो एक कॉपर आएगा और 25 कॉपर मिलाओगे तो एक सिल्वर आएगा और 50 सिल्वर मिलाओगे तो एक गोल्ड आएगा। ठीक है, सॉरी आपको दिखा नहीं, आप वापस में बताता हूँ। कौड़ी और सेल, 20 कौड़ी मिलाओगे तो एक कॉपर आएगा और 25 कॉपर मिलाओगे तो एक सिल्वर आएगा और 50 सिल्वर मिलाओगे तो एक गोल्ड आएगा। समझ गए? तो इस तरीके से ये आपका पूरा ख़त्म। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है वुमेन इन द एग्रेरियन सोसाइटी। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ये। ठीक है, वुमेन इन एग्रेरियन सोसाइटी नेक्स्ट वीडियो में पूरा पढ़ेंगे। अब जब तक मैं आपको ये बता देता हूँ मैंने क्या क्या आपको पढ़ा दिया। ठीक है, देखो ये विलेज कम्युनिटी आपको पूरा पढ़ा दिया मैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको मैंने ये पूरा पढ़ा दिया। ठीक है, ये हलाल खोरम ये सब पढ़ा दिया है पूरा। फिर विलेज एंड द हेडमैन आपको पढ़ा दिया। डिसीजन बाइंडिंग था, ये सब बता दिया ना आपको। हेड बाय द हेडमैन, मुकदम मंडल, ये सब रिवाइज करते थे इन लोग, ये सब बता दिया। वन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पंचायत वॉज कास्ट बाउंड्री अमॉन्ग द विलेज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बताया। कास्ट बाउंड्री होता था, एक हायर कास्ट के लोग एक बाउंड्री में रहेंगे, उससे लोअर कास्ट के लोग दूसरे बाउंड्री में रहेंगे। फिर जाति पंचायत बताया आपको मैं। जाति पंचायत में क्रिमिनल केसेस को छोड़ के सारे केस में रिस्पेक्ट करेंगे जाति पंचायत का, ये सब बता दिया आपको। ठीक है, ये इसमें जितना लिखा है मैंने सब आपको बता दिया है। ठीक है, उसका फिर ये सब आपको बता दिया। ये सब मैं आपको बता दिया, ये सब आपको बता दिया। विलेज आर्टिसंस ये सब बता दिया। महाराष्ट्र में मीर वतन्स बता दिया। देखो ये सब बताया, मीर वतन्स बता दिया। फिर एग्जाम्पल ये पूरा जजमानी सिस्टम बताया ना आपको, जजमानी सिस्टम बता दिया। लिटिल रिपब्लिक पूरा बता दिया आपको। ठीक है, लिटिल रिपब्लिक पूरा बता दिया। अब हम लोग देखो फिर ये यहाँ पे मैंने आपको श्रॉप भी बता दिया। श्रॉप को नहीं, देखो ये श्रॉप है, देखो ये श्रॉप है। मनी लैंडर चेंज कर रहा है मनी को, ये टैवर्नियर अपने बुक में लिखते हैं। अब हम लोग कल पढ़ेंगे वुमेन इन एग्रेरियन सोसाइटी और कंप्लीट करेंगे ये चैप्टर को। ठीक है, ओके, थैंक यू।